नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 14 अगस्त है, आज़ादी की पूर्व संध्या है और देश शहर की बात कर लें या देश की बात कर लें, देशभक्ति में का माहौल बना हुआ है। जिधर नजर उड़ा उधर तिरंगे ही लहराते नजर आ रहे हैं। अब हम पहले खबरों की बात कर लेते हैं, फिर हम देश दुनिया की खबरों की बात भी करेंगे। शहर की खबरों के आज हम प्रभात किरण से शुरू करने जा रहे हैं। प्रभात किरण के पहले पेज की एक खबर है। आज सुबह सुबह नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र पांडे जी के यहाँ जो है लोकायुक्त का छापा पड़ा हुआ है। पांडे जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पांडे जी के यहाँ पे जो अपार दौलत मिली हैगी, पांडे जी को जो तनख्वाह है उस तनख्वाह के हिसाब से अभी तक 80 लाख रुपए पांडे जी के पास होने थे। पांडे जी 2.5 करोड़ से ज्यादा की आसामी निकलेंगे। अभी गिनती चल रही है और कुछ संपत्तियां उनके लॉकर भी खुलना बाकी हैंगे और कुछ संपत्तियों का आकलन अभी हो नहीं पाया है। जो शुरुआती दौर के जो आंकड़े सामने आए थे या लोकायुक्त से जो मिले थे उस हिसाब से बताया जा रहा है कि उनकी जितनी कमाई थी उससे 200 गुना ज्यादा की संपत्ति मिली है। ऐसे नगर निगम के राजस्व विभाग में रहे हैं तो मुझे लगता है नगर निगम के कमाऊ पूत हैं तो पैसे तो मुझे लगता है होना ही चाहिए उनके पास। मनोज जी बिल्कुल है, नगर निगम तो खदान है साहब, खदान है। यहाँ जिधर हाथ डालो उधर पैसा निकाल सकते हो। बस आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। किसको उलझाना किसको सुलझाना सारे खेल खाल यहाँ पे होते हैं। मुझे याद है एक IAS अधिकारी यहाँ पर अपर आयुक्त बन के आए थे, तब बात हुई थी कि नगर निगम एक ऐसा विषय है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर आमूल चूल मतलब पूरे एक छोटे से देश को देखा जा सकता है। इस मतलब नगर निगम के अंदर इतने बढ़िया डिपार्टमेंट है कि वहाँ बारीकी से देखा जाए तो सभी प्रकार के भारत के डिपार्टमेंट वहां पर नजर आ जाते हैं। अब चूंकि नगर निगम में कर्मचारी जिस ढंग से काम कर रहे हैं और आम जनता से वास्ता पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि कर्मचारी आम जनता को किसी न किसी प्रकार से दबाने का प्रयास करता है। कोई नई चीज निकाल लाता है, नए नियम निकाल लाता है और उस नियम के अंतर्गत वो व्यक्ति को दबा करके उससे शुभ लाभ कर लेता है, यानी सीधे सीधे पैसे कमाता है। पांडे जी का जलवा लगातार चला है। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, पांडे जी पहले 3 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं जलवा दिखाते हुए। उसके बावजूद भी नगर निगम में टिके हुए थे पांडे जी और पांडे जी ने जितना पैसा कमाया हैगा मुझे लगता है कि नगर निगम में पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2-3 एयरों के जब छापे पड़े थे उनके पास भी अपार संपत्ति निकली थी। शेखर जी पूरे नगर निगम के सारे अधिकारियों के पास निकलेगा कुछ न कुछ। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। कर्मचारी तो अधिकारी बिल्कुल जो है सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगी। ठीक है, अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। छापा सब पे तो नहीं पड़ सकता हैगा। कांग्रेस का आज सत्याग्रह मार्च है। आप सोचिए जश्न के माहौल के बीच में कांग्रेस को सत्याग्रह मार्च निकालना पड़ रहा है। जानकर आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी, खड़गे साहब ने हल्द्वानी में एक रैली की थी। उस रैली के बाद कुछ हिंदूवादी विंग ने उस जगह को अपवित्र मानकर उसका गंगा जल से शुद्धिकरण कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस कह रही है कि आजादी के इतने दिन बाद भी भेदभाव वाली बातें हो रही देश में, जो लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं उनके खिलाफ आज कांग्रेस सत्याग्रह करते हुए पैदल मार्च निकाल रही है कि नेहरू प्रतिमा से लेकर अंबेडकर प्रतिमा तक पूरे देश में जहां जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा है या अंबेडकर प्रतिमा है वहां तक पैदल मार्च हो रहा है। मनोज जी कुछ नहीं, केवल मुद्दा विहीन कांग्रेस है साहब। कोई भी मुद्दा उठाना। अब ये खड़गे जी, अब इनके बेटे प्रियांक खड़गे चाहे जो बोल रहे हैं हिंदुओं के लिए, वहां इनको कांग्रेसियों को दिक्कत नहीं आती है। जहां ये प्रोग्राम हुआ था हल्द्वानी में, वहां मुस्लिम समुदाय के लोग भी घुसे हुए थे, तो जो वो मंदिर वाला स्थान था उस मंदिर वाले स्थान को हिंदूवादियों ने धो दिया। बस अब धो दिया मतलब साफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम विधर्मियों को स्वीकार नहीं करते। तो इस पर मुद्दा बना लिया कि कांग्रेस के खड़गे जी जो कि दलित हैं इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक प्रकार की भड़ास निकालने का प्रयास है और कुछ भी नहीं है। एक बार फिर नाइट कल्चर की वापसी होने जा रही है। यानी पहले जो एबी रोड का जो BRTS वाला हिस्सा था जिसे हम चालू रखने की बात नेताओं ने की थी, उस नाइट कल्चर को कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया था। अंधेरगर्दी हो रही थी, नशा हो रहा था। अब तो पूरे शहर में ही जो है दुकानें चालू रखने की बात की जा रही। मध्य प्रदेश जो है केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इसे लागू करने जा रहा है। उसके बाद होटलें भी खुली रहेगी, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, मॉल भी खुले रहेंगे, मल्टीप्लेक्स भी खुले रहेंगे और जितने भी कामकाजी दफ्तर हैं वो भी चालू रहेंगे। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए पहले हमने 11 किलोमीटर पर प्रयोग किया था लगभग 22 महीने तक, है ना, मतलब 2 साल तक। हुआ क्या कि वो जो एबी रोड का हिस्सा था जिस पे हमने प्रयोग किया था वहां सारे पब खोले। पब के अंदर जो रात में जो, हालांकि पब आपके बता दूं पब और बारों के लिए समय की सीमा बंधी हुई है, उसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी गई मनोज जी, ना कि पहले दी गई थी। नहीं, पब का मतलब वो चाय सुट्टा
सुट्टा बार वाली बात कहना चाह रहा हूं मैं। तो चाय सुट्टा बार वाली जगह इस प्रकार से दुरुपयोग किया गया था कि इस शहर की संस्कृति खराब होने लगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने न मालूम कितने समय पहले 24 आवर का टाइम दे दिया था कि 24 घंटे खुले। देखिए ऐसा होता है, रात जैसे जैसे बीतती जाती है वैसे वैसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा आपके पास इतना मुस्तैद नहीं है जो रात में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को क्यों इंदौर रोक में पाए। आपने पुलिस कमिश्नरी लगा दी है, उसके बाद में अगर आप बिल्कुल। कहेंगे कि मुस्तैदी नहीं नहीं है, तो नहीं है, कैसे नहीं कह है, सकती हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वीकार करना पड़ेगा आपको। रोज के रोज झगड़े हो रहे हैं और रोज कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की चाकूबाजी की घटना हो रही है, नशे की घटनाएं हो रही है, उस नशे में ही ये दुर्घटनाएं हो रही है। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है। और इंदौर में सराबा चौपाटी रात को 2 बजे तक चालू रहती है, कुछ नहीं होता है मनोज जी। देखिए, रात्रिकालीन सराफा चौपाटी का एक अपना एक स्टाइल है और एबी रोड की इंदौर शहर बटा हुआ है शेखर जी 2 हिस्से में। एक है वीआईपी कल्चर वाला पश्चिमी इंदौर और एक है सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, पूर्वी इंदौर और एक है मध्यम वर्गीय और हमारे संस्कारिकता वाला या सराफा वाला। तो दोनों में अंतर है साहब। यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के लोग यहाँ सराफा में रहते हैं। मनोज जी, सराफा चौपाटी में तो पूरे इंदौर से लोग आते हैं, बिल्कुल दुनिया से लोग आते हैं। क्या होता है, जहाँ माहौल अच्छा रहेगा, जहाँ वहाँ अनर्गल नहीं होगा, लेकिन जहाँ सिगरेट और चाय और चीजें चल रही वहाँ तो कुल मिला के पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। नगर निगम की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। पुलिस का काम है कि सुरक्षा देना। पुलिस को इसीलिए तनख्वाह दी जाती है। हमारे टैक्स से जो पुलिस पे जो इतना खर्च होता है वो इसीलिए होता है कि पुलिस का ये काम है। मुस्तैदी रखे। इनका सीआईडी जो इनका एक वो रहता है उसका बिल्कुल सुदृढ़ रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी घटना को होने से रोका जा सके। अभी बात कर लेते हैं कि 15 अगस्त का माहौल शहर में छाया हुआ है। इंदौर की बात कर लेते हैं। हम तो इंदौर की खबरों की बात कर रहे हैं। तो देशभक्ति में पूरा शहर डूबा हुआ है। आज और कल स्वतंत्रता दिवस के कई आयोजन होने जा रहे हैं। इसमें अश्विन जोशी जो पानी वाली बाबा इस बार हमारे साथ नहीं है, उनकी जो साथी है उनकी याद में भी जो आजादी की पूर्व संध्या पर जश्न का जो उन्होंने शुरुआत की थी राजवाड़ा पर, उससे भी चालू रखा जा रहा है और आज वो कार्यक्रम भी रखा गया है। कांग्रेस का जो है सत्याग्रह मार्च भी है। मनोज जी, नहीं बिल्कुल सही है। आजादी महोत्सव अश्विन जोशी का एक अच्छा कार्यक्रम रहा। 14 अगस्त की रात को यहाँ बढ़िया देशभक्ति के गाने बजते हैं और उनका एक बढ़िया कार्यक्रम रहा। चूंकि वो हमारे बीच नहीं है, अच्छे प्रखर वक्ता रहे और सीधे सीधे बिंदास बोलने का स्टाइल रहता है उनका। उनकी अनुपस्थिति में उनके परिजन द्वारा और कांग्रेस के द्वारा इस कार्यक्रम को निरंतर आयोजित करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जैसी बात भी रहेगी शेखर जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि शहर के दिल राजवाड़ा पर जिस तरीके से उन्होंने आजादी की पूर्व संध्या पर जिस तरीके आयोजन भी करते आए थे, मुझे लगता है उसे चलते रहना भी चाहिए। अब पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक बहुत अच्छी खबर है जिसमें नगर निगम की जादूगरी का खुलासा किया गया है। राजमोहल्ला की बात है। राजमोहल्ला में एक पुराना मकान है, 70 साल पुराना मकान है जो जर्जर हो चुका है, उसमें कोई रहता नहीं है। भाइयों के झगड़े के बीच में मामला कोर्ट में चल रहा है। हालत इतनी बुरी हो गई, दयनीय हो गई थी कि नगर निगम से नोटिस जारी कराया गया कि इस बिल्डिंग को जो है जर्जर हो गई है, इसको तोड़ दिया जाए। इस बीच एक भाई अधिकारियों से मिलता है। अधिकारियों से कि उसका क्या तालमेल बैठता है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है शुभ लाभ बहुत अच्छा होता है और उसके बाद में उसे मरम्मत की अनुमति मिल जाती है। जहाँ पहले तोड़ने का नोटिस होता है वहाँ बाद में मरम्मत की अनुमति होती है। मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ध्यान हो, ये राजमोहल्ला की घटना हो गई एक मोह पड़ोस में आगे जाकर के अंतिम चौराहे के वहाँ गणेशगंज, जिस पर इस नगर निगम की बड़ी भद पीटी थी। उनका मकान ही तोड़ दिया था जाकर के नगर निगम। जैसा कि हम पहले जितेंद्र पांडे के मामले में कह रहे थे, वैसा ही चाहे जिस पे दबाव बनाना, चाहे जिसके सामने। देखिए 150 मकान की सूची है, कब किसकी मकान की ऊपर आ जाती है मालूम नहीं पड़ता। मैं तो मिला हुआ हूँ इन अधिकारियों से। ऊपर का अधिकारी बोलता है 4 मकान चटका दो, बाकी के कहाँ जाएंगे। अरे ये सब शुभ लाभ का खेल है, मकान तोड़ना गिराना। 1-2 गिरा दो, बाकी से भी ले लो। हाँ, यही चल रहा है साहब। वो उधर लोहार पट्टी में एक मकान बड़ी मुश्किल से 20 साल बाद गिरा है। ऐसा ही मकान हमारा नंदलालपुरा पे 20 साल से ऐसा जर्जर ये नहीं दिखेगा, है ना। जब दिखना होगा तब दिख जाएगा, और नहीं तो अंधे सरीके घूम रहे हैं नगर निगम वाले। उनका छज्जा या खिड़की दरवाजे एक बार गिर जान दो किसी के ऊपर, उसके अरे बाद कुछ नहीं हो सकता शेखर बाबू जी, जब तक शुभ लाभ का खेल नहीं होगा, जब तक कोई काम नहीं होगा। बस सीधा सा सिद्धांत है। दैनिक दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। पहले शहर की खबरों पे बात कर लेते हैं। बिजली कंपनी का पहला थाना पोलो ग्राउंड में खुलने जा रहा है। आपको बता दें, अब बिजली कंपनी को
बिजली चोरों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। अब उन्हें न्यायालय के लिए तरफ देखना नहीं होगा, वे खुद अपने यहाँ पर थाना खोलने जा रहे हैं और होम मिनिस्टर से और गृह मंत्रालय से जो इन्होंने जो है इस जो डेपोटेशन पर पुलिस की मांग भी कर दी गई है। 44 लोगों का बल थाने में रहेगा। मनोज जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि वो जो बिजली चोरी का मामला होता है उसके अंदर बिजली चोरी के मामले का वो बकायदा वो प्रकरण बना करके और उस प्रकरण पे एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर पे काम शुरू हो जाता है फिर पुलिस विभाग का। और आपको तो मालूम है, भले आप कमिश्नरी की कितनी भी वाहवाही कर दें, लेकिन यहाँ तो पुलिस का ढर्रा वैसा ही है। अच्छा, वो जो डिपार्टमेंट है बिजली विभाग, वो सरकारी डिपार्टमेंट है, उसको कोई लीजे दीजे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे ही पड़ा जाए, है ना। इसलिए वो एफआईआर हो रही है नहीं हो रही है, उसमें साक्ष्य बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो अपनी जगह। इनका अपना एक विजिलेंस का टीम है, वो उठा के जांच वगैरह करके और वो सीधे जाना, तो वही सिस्टम तो वही है। अब ये अच्छी बात आई है कि इसमें गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर के, और ये क्या रहता है कि मेरी व्यवस्था के अंतर्गत कोई गड़बड़ी हो रही तो मैं ही उसको उसका न्यायपालक हो जाऊं, ऐसा व्यवस्था ऐसा नहीं लगता आपको कि मनमानी पे जो है हाँ ये छूट दे दी गई है। देवास और पीथमपुर को भी में भी चौकी बनाने की जो मंजूरी मिल गई है, मतलब थाना पोलो ग्राउंड इंदौर में रहेगा, देवास में भी चौकी रहेगी और पीथमपुर में भी रहेगी, जैसे पुलिस की चौकियां रहती है। बिल्कुल, और एक नया सिरे से इनका भी काम का शुरू हो जाएगा, धरपकड़ का। ये भी पकड़ेंगे लोगों को बढ़िया से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी पकड़ेंगे और कभी इनके यहाँ भी लोकायुक्त का छापा मुझे लगता है पड़ना चाहिए। लगेगा। शहर की होटलों में खिलाया जा रहा है अभी एनालॉग पनीर। शहर की होटलों में जो आप पनीर के जायका ले रहे थे वो 150 रुपए किलो का एनालॉग पनीर था। भोजनालय, होटलों और रेस्टोरेंट में इस तरीके का पनीर चल रहा था। रोक लग गई है, अब जो खुलेआम नहीं मिलेगा, पीछे के दरवाजे से चलता रहेगा। और ये खेल तो चलता आया है, नई बात नहीं है। अब सरकार ने भले रोक लगा दी है, पर जिसको आदत पड़ गई सस्ता पनीर खरीदने की और खिलाने की, वो महंगा पनीर क्या खरीदेगा। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पे बैन लगाया था, है ना, अभी कुछ समय 6-8 महीने पहले। महाराष्ट्र में 2500 फैक्ट्रियां हैं, वो एनालॉग पनीर बना रही है। वो एनालॉग पनीर वहां बिकना बंद हो गया तो वो उठ करके इंदौर आ रहा था कि इंदौर में खपत अच्छी है। एनालॉग पनीर कोई डुप्लीकेट पनीर ऐसा नहीं कह सकते हम। वो क्या है, उसका एक निर्माण की प्रक्रिया अलग है। उसमें तेल और स्टार्च और दूध के अन्य पदार्थों को मिलाकर के वो पनीर बनाया जाता है। पनीर जैसा दिखता है, पनीर जैसे गुण नहीं होते हैं, पनीर जैसी उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। सुपाच्य भी थोड़ा कम हो रहता है। कुल मिला के वो खराब आइटम नहीं है, लेकिन पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर खिलाना, ये सरकार ने अब मान लिया कि ये किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अलाभकारी है, इसलिए इस पर ब्रेक लगाया गया। आपको बता दूं, मेयोनीज क्या होता है, मेयोनीज भी तो खा रहे हैं ना। मेयोनीज में क्या है, पानी के अंदर तेल को फेंट दे और मेयोनीज बन जाता है। तो आफ्टर ऑल तो तेल ही खाया, इसमें भी तेल और स्टार्च ही खा रहे हैं, है ना। लेकिन हम पनीर समझ के उसको खा रहे हैं और पनीर के अंदर जो हमें विटामिन और मिनरल्स मिलना चाहिए वो इसमें नहीं मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाला मामला था, इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। 1800 किलो पकड़ा है, कल ही पकड़ा है, दे रहा है दुरुस्त है। सरकार ने माना तो है कि पनीर की जगह जो सफेद टुकड़ा हम खा रहे हैं, नहीं मक्खन भी खिला रहे हैं ऐसा। मक्खन पर रोक तो वैसी मक्खन पर भी है, पर मिलता है बाजार में। नहीं, वो सेचुरेटेड अलग, ये भी मिल जाएगा। हाँ, ये इसके लिए शेखर जी पैकिंग अलग करना पड़ती थी, इसको पैक्ड देना पड़ता था। ओपन दे रहे थे। अब आपने रोक लगा दी है, इसकी क्या गारंटी कि अब नहीं मिलेगा? ऐसा तो कोई संभव है ही नहीं। गारंटी क्या, इतनी सारी फैक्ट्रियां डाली, वो धीरे धीरे बंद होगी। जब तक तो खिलाएगी आपको, निश्चिंत रहे, मस्त रहे, आनंद से पनीर। मतलब फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, छोटी छोटी जगह बनने लग जाएगा। एक जरा सा सिस्टम है साहब, उसको बनाने में कितनी। अब हम बात कर लेते हैं कि दैनिक दोपहर के पहले बनने की खबर की बात कर लेते हैं। अल नीनो को हम आज से नहीं, पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं। अल नीनो की वजह से इस बार गर्मी खूब पड़ी। अल नीनो की वजह से इस बार बारिश जो है आने से पहले रास्ते में जो है बात सूख गई। अल नीनो की वजह से कई जगह जो बर्फ जमती है वो पिघल गई। अल नीनो का असर जो है अभी खत्म होने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट कह रही है कि अगले साल जो गर्मी होगी वो भीषण गर्मी का दौर रहेगा। जो गर्मी हमने इस साल देखी है, जो जल संकट हमने इंदौर में देखा है, उससे दुगना जल संकट देखने को मिलेगा। इसलिए तैयार रहिए। बारिश के एक एक पानी को जो है
संजो के रखिए, क्योंकि पानी बारिश का जितना आप जमीन में बेच पाएंगे वही पानी गर्मी में आपके काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो रहीम का दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी की एक एक बूंद को हमें जमीन में उतारना पड़ेगा। शेखर जी, ये वही शहर है जिसके अंदर रणजीत हनुमान मंदिर पर 1.5 फीट 2 फीट पे कुएं में पानी दिखता था। मैं वहां नहाता था, सब करता था। 1.5-2 फीट पे है ना। ये वही इंदौर है जहाँ 600 फीट पे बोरिंग चले गया है। तो कहाँ गया है? हमने बहुत दोहन कर लिया। हम है ना प्रकृति का दोहन करने, ये हमारी गलती है। प्रशासन क्या, प्रशासन के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप जीवन नहीं होता। हमें अपने को सुधारना पड़ेगा। अभी हमने 4 दिन पहले यहाँ पर बैठकर पितृ पर्वत और रेवती रेंज की बात करी थी। हरियाली लाना पड़ेगी। कैलाश विजय, हालांकि मनोज जी हरियाली लाना पड़ेगी जी। 13 लाख 14 लाख पौधों की आप बात कर रहे हैं। वो पौधे अभी जो है अपने पेड़ बनने में अभी उन्हें वक्त है। वे पानी को खींच के लाएंगे, उस काम में आने में भी अभी वक्त है। अभी तो आपको पानी बचाना होगा। वे कब पेड़ बनेंगे, कम से 2-4-5 साल निकलेंगे, उसके बाद ही वो आपको पानी दे पाने की स्थिति में होंगे। पानी को नीचे जमीन पे उतारिए, वाटर हार्वेस्टिंग पे बेहतरीन काम कीजिए। बस सीधी सीधी बात जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और खबर पे मैं बात करता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो मैं संघ की अभिव्यक्ति की भी रक्षा करूंगा। राहुल ने ऐसा क्यों कहा, अब आप जानिए। बड़ी अच्छी बात लाइन कही है राहुल ने। कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसके अंदर जब अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलने की बात आई, तब राहुल गांधी ने कहा है लोगों को अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में जो हुआ, उसके बाद में बोलने की आजादी पर काफी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, काफी उस पर बातें बनाई जा रही है। राहुल कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन समेत हर शख्स को अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा जिस दिन आरएसएस यानी संघ की अभिव्यक्ति को देश से खत्म करने की बात होगी तब वे इसके लिए भी आवाज उठाएंगे। मनोज जी, ये अजीबोगरीब बात है। संघ तो भैया बना इसीलिए कि वहां है ना सिर पर जो काली टोपी है ना उसको बांध लो, यानी मस्तिष्क को बांध लो, है ना, और घुटने खुले रखो। पहले चड्डी पहनते थे। तो संघ में ऐसा दिमाग चलाने का खेल नहीं होता। वहां ऊपर वाले ने जो बोल दिया वो जो बोल दिया। तो आप या तो उस सिस्टम में जा रहे हो तो उसके अनुरूप रहो। एक स्कूल में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कोट पेंट टाई जो भी पहनना है उसके नियम के अनुसार पहनना पड़ती है। तो ये केवल उन्होंने आरएसएस पर एक वो लगाने का प्रयास किया। अभिव्यक्ति की आजादी, इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या नहीं हुआ वो जंतर मंतर पर आपने सबने देख लिया है। इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहते। अभिव्यक्ति की आजादी तब तक ही, अभिव्यक्ति की आजादी के साइड इफेक्ट से मनोज जी जो आप बताना चाह रहे हैं, साइड इफेक्ट, आप किसी चीज के अच्छा पहलू है तो उसका बुरा पहलू भी है। आप ये नहीं देख रहे कि जंतर मंतर पे जो आवाज निकल कर आई, वो युवाओं की जो आवाज निकल कर आई, उसमें नो डाउट जो आवाज ऐसी आई जिसको लेकर विरोध है, उस पर आपत्ति है सभी को। पर जो अच्छा था वो पहलू भी तो था उसमें। नहीं, कोई अच्छा नहीं था। काय के लिए आए थे? और वही व्यक्ति जो लोग यहाँ पर लड़ रहे थे नीट की परीक्षा के लिए, वो रांची में नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के एजेंडा फिक्स था। वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नंगा नाच किया गया था, इसलिए वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानी जाती है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक मानी जाती है जब तक कि वो दूसरे को हर्ट ना करे। अगर वो दूसरे को हर्ट करने लगती है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आती है। मनोज जी, आपकी इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी में अगर किसी को हर्ट हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि अगर सबको हर्ट हो रहा है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी गलत है। इसका पैमाना ही नहीं है, इसका कोई पैमाना ही नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो अभिव्यक्ति की आजादी जो कह रहा है वो किसी को हर्ट हो रहा है तो उसको वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब सहमत हो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से इन्हीं मामलों को लेकर के कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके धीरे से चिट्ठी लिखकर माफी मनामा मांग लेते हैं। तो ये भी तो होता है, यही होता है। जहां आप फंस गए माफी मांग लीजिए। तो ये तो थी आज की खबरें जिस पर कुछ चर्चाएं जो मनोज जी से बड़ी दिलचस्प रही। इसी तरह की खबरों और चर्चाओं के लिए आप लगातार देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर मैं चाहता हूं कि कुछ भी सुझाव या आपकी राय है वो भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।